है ना। चलिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्रजनन तंत्र या प्रजनन प्रणाली के बारे में, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो लैंगिक प्रजनन होती है इसमें प्रजनन प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि आज की क्लास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उसमें हम लोग ये समझते हैं, मैंने आपको सेल पढ़ाया था, कोशिका। ठीक है, तो सेल कितने प्रकार के होते हैं बताया था, 2 प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, प्रजनन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल, याद आ रहा है, और एक होता है क्या, जर्म सेल। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के हमने सेल देखा था। एक देखा था सोमैटिक सेल, हिंदी में बोलते हैं क्या इसको, कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। और दूसरा जो होता है जनन कोशिका, क्या बोलते हैं, जनन कोशिका, जर्म सेल। तो अगर हम इसको ध्यान से समझते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका में आपके बॉडी में टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 22 जोड़ी जो होते हैं, कितने जोड़ी, 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये 22 जोड़ी कायिक कोशिका के निर्माण में या उत्थान में या वृद्धि और विकास में क्या करता है, कार्य करता है। जैसे किसी व्यक्ति को चोट आ गया तो घाव धीरे धीरे भरेगा, तो कौन से कोशिका होंगे, वो कायिक कोशिका। तो इसके लिए कितने क्रोमोसोम जिम्मेदार, 22 क्रोमोसोम। लेकिन आपके शरीर में कुछ जनन कोशिका है, जैसे कि फीमेल में ओवम और मेल में क्या, स्पर्म। इसके लिए कितने कोशिका जिम्मेदार है, तो 1 जोड़ी क्रोमोसोम। कितने, 1 जोड़ी क्रोमोसोम जिम्मेदार है। और इनका जो मुख्य काम है वो है बच्चा पैदा करना। क्या करना, बच्चा पैदा करना। तो इनका जो है ना, जो एक कोशिका का ही काम है क्या, बच्चे का उत्पन्न करना। तो हमने दोनों में कैटेगराइज किया कि ये शरीर के वृद्धि, शरीर के विकास के लिए कार्य करता है। कौन है वो, कायिक कोशिका। ये चोट लगने पे, कहीं इधर उधर हो जाने पे काम करता है। और बच्चा बनने में कौन योगदान देता है, जर्म सेल। ठीक है, तो दोनों में पार्टिसिपेशन समझ आ गया। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे प्रजनन तंत्र प्रणाली के बारे में। एक्चुअल में प्रजनन तंत्र प्रणाली क्या है, तो प्रजनन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब भी लैंगिक प्रजनन होगी तो लैंगिक प्रजनन के जो जिम्मेदार अंग होंगे, जिम्मेदार अंग कहने का मतलब कि फीमेल के जो जिम्मेदार प्रजनन अंग हैं और मेल के जो जिम्मेदार प्रजनन अंग है वो कौन कौन से हैं, और इनके थ्रू कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स का नेटवर्क क्या क्या है, कौन कौन से हार्मोन्स मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होता है और कौन कौन से हार्मोन्स फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उससे रिलीज होता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसी होती है, संतान उत्पत्ति जो होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक एक चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले कि अगर संतान उत्पन्न होना है तो आपको फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझना होगा कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से चीज़ है जो संतान उत्पत्ति के कारण है ना कार्य करते हैं, और फीमेल के कौन कौन से वो अंग हैं जो संतान उत्पत्ति के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। यह है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, महिला जनन तंत्र है ना। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कैसे है क्या है, नाम को समझते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ों की इनकी कार्यप्रणाली समझेंगे। तो सबसे पहले आपको अंगों के नाम जानना है, क्योंकि पेपर में कई बार सीक्वेंस दे देते हैं, कई बार उनके नामों को पूछ दिया था कि कौन कौन से फीमेल के प्रजनन अंग है, कौन कौन से मेल के प्रजनन अंग है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन कौन से पार्ट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में शामिल है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम, सॉरी ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। हिंदी में बोलते हैं इसको अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो ओवरी
अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, अंडाशय। कितने पाए जाते हैं, तो एक जोड़ी। कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी। पहले समझ लो, फिर लिखवाने वाला भी काम हो जाएगा, है ना। तो कितने जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, क्या, फीमेल में अंडाशय। क्या पाया जाता है, अंडाशय। साथ ही साथ आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की आपको एक नली दिखाई देगी, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये वाली जो नली है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। हिंदी में बोलते हैं इसको अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, ठीक है। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि अंडे को ले जाने वाला, अंडे का वहन करने वाला क्या कहलाएगा, अंडवाहिनी, ठीक है। क्या कहलाएगा, अंडवाहिनी। इसके बाद आपका ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, जितने भी ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका गर्भ ठहरता है। क्या ठहरता है, गर्भ ठहरता है, क्योंकि हमको तो बच्चा ही पैदा करना है, ठीक है। तो यहाँ इसको बोला जाता है गर्भाशय। क्या बोला जाता है, गर्भाशय। गर्भ में आशय देने वाला क्या हो जाएगा, उसको यूट्रस, है ना। किसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। क्या बोला जाता है, गर्भाशय। साथ ही साथ ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं सर्वाइक्स। क्या बोलते हैं, सर्वाइक्स। गर्भाशय ग्रीवा, हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा। अब इसकी कार्यप्रणाली नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं। ये वाला पोर्शन कहलाता है योनि। क्या कहलाता है, योनि, वजाइना, ठीक है। क्या कहलाता है, योनि। फिर ये जो बाहरी परत है इसको बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं, हाइमन। यहाँ पे एक लेयर लगी रहती है एकदम पतली झिल्ली टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, हाइमन। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, अंडाशय, ओवरी। क्या बोलेंगे, अंडाशय। अंडाशय के बाद उन अंडाओं को निकलने को जो नलिका बनी उसको क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब, या हिंदी में बोलेंगे क्या, अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, यूट्रस। क्या कहलाएगा, यूट्रस। हिंदी में बोलते हैं क्या, गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय के नीचे वाली जो परत है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाइक्स, या इसको बोल देते हैं गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। और लास्ट में जो पोर्शन ये आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, वजाइना। क्या बोलते हैं, वजाइना। हिंदी में बोलते हैं क्या, योनि। तो इतने क्या है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या है, पार्ट है। अब एक एक चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी कार्यप्रणाली क्या है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम आप लोग भी बनाएंगे साथ में। ठीक है, चलिए साथ में ट्राई करेंगे, ठीक है, बनाने का। यहां तक बना लिए, ठीक। इसके बाद आपका बनेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बना लिए। फिर उसके बाद आपका बनेगा ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले ये वाला है नंबर 1, ठीक है, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4 और ये है नंबर 5, ठीक है। अब नंबर 1 मैंने क्या बताया, ये क्या है भाई, है ना, ओवरी। क्या है, ओवरी। हिंदी में बोलते हैं क्या, अंडाशय। तो यहाँ पे अंडाशय, अंडाशय के बाद 2 नंबर का क्या है, फैलोपियन ट्यूब। 3 नंबर का क्या है, यूट्रस। 4 नंबर का क्या है, गर्भाशय ग्रीवा, सर्वाइक्स। और 5वां क्या है, वजाइना, योनि। क्या है, वजाइना, योनि। ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार के फिंगर टाइप्स के, ये है कीपक। क्या है, कीपक,
क्या है ये? कीपक। जैसे कीपर होता है ना, क्रिकेट खेलते हैं तो कीपर का काम क्या होता है? बॉल को कैच करना। वैसे ये कीपक अभी काम करेगा पकड़ने का, ठीक है? क्या काम करेगा? पकड़ने का। चलिए एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी। अंडाशय। ओवरी, क्या? ओवरी, अंडाशय। तो आपके शरीर में एक जोड़ी, आपके शरीर में तो जो ह्यूमन बॉडी है ना, अगर वो स्वस्थ महिला है, फीमेल है, तो एक जोड़ी क्या पाई जाती है? अंडाशय पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है, पाई जाती है। तो पूछा जाता है कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है? कई बार ऑप्शन में अनंत दिया रहता है, तो उस समय दिमाग में नहीं चलता है, अंडाणु चलता रहता है, तो वो गलत टिक हो जाता है, ठीक है? तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दो। क्या बोल सकते हैं? दो। इसको प्राथमिक जननांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक जननांग। ये कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर में प्राथमिक जननांग कौन सा है? तो प्राथमिक जननांग कौन सा है भाई? ओवरी। क्या है? ओवरी, अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अब ये जो ओवरी है, ये जो अंडाशय है, इसकी आकार कितनी होती है? तो इसकी आकार होती है 1.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है? आकार भी कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको आकार जानना है। तो आकार कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर टू कितना? 3 सेंटीमीटर। किसका? ओवरी का, अंडाशय का। किसका? अंडाशय का। अब ये अंडाशय की आकृति कैसी होती है? ठीक है, आपने तो साइज बता दिया सर, आकृति कैसी होती है? अंडा देखो, अंडा है ना, तो अंडाशय जैसे इसकी आकृति होती है अंडाकार की। कैसी होती है? अंडाकार, अंडाकार, ठीक है? आकृति कैसी होती है बोलेंगे तो अंडे के आकार की। किसकी? किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग? ओवरी की बात, ठीक है? तो ओवरी की आकार कैसी होती है? अंडाकार। अब ये करता क्या है? ये इसका मेन काम है ओवम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ओवम। ओवम मतलब होता है अंडाणु। तो इस ओवरी में बहुत सारे अंडे का निर्माण कौन करता है? तो अंडे का निर्माण करता है, कौन करता है? ये अंडाशय। कौन करता है? अंडाशय। तो इसका जो काम क्या है भाई? अंडाणु का निर्माण करना। या हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। तो याद रखना, ओवम का निर्माण करना, ओवम का निर्माण करना, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट काम। कि अंडाशय का काम क्या होता है? ओवम मतलब अंडाणु, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपके ओवरी का है वो ओवम का क्या करना? निर्माण करना। तो ओवरी क्या है, ओवम क्या है, दोनों समझ आ रहा है? ओवरी मतलब अंडाशय, ओवरी मतलब अंडाशय, जहां क्या बनता है? अंडा बनता है, ठीक है? जहां क्या बनता है? अंडा बनता है। तो क्या सर एक ठो बनता है कि दो ठो बनता है? बहुत सारे। कितना बनता है? बहुत सारे अंडा बनता है, ठीक है? चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपको छोटे छोटे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो अंडा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पुट्टिकाएं। जिस लेयर से बनी होती ना, इसको बोलते हैं पुट्टिकाएं। क्या बोलते हैं? पुट्टिकाएं, ठीक है? ये जो परत है टोटल क्या है उसमें? पुट्टिकाएं, फॉसिल्स, ठीक है? फॉसिल्स बोलते हैं, पुट्टिकाएं। क्या बोलते हैं? पुट्टिकाएं। अब ये पुट्टिकाएं फॉसिल से क्या होता है इसको भी समझ लो। मान के चलिए हमारे पास, हमने डायग्राम में देखा कि हमारे पास क्या है? दो ठो क्या है? अंडाशय। दो ठो क्या है? अंडाशय, जिसमें बहुत सारे अंडे होंगे। फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है? बहुत सारे क्या है? अंडे हैं। यहाँ भी हमने बहुत सारे अंडे क्या कर दिए? बना दिए। अब इसमें क्या होता है? ये जो पुट्टिका है ना, हर महीने, मान के चलो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। अगस्त में इस साइड से एक अंडा गया, अगस्त में इस साइड से एक अंडा गया, तो पूरे अगस्त महीने में इसी साइड से ही अंडा जाएगा। थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है? अगले महीने, अगस्त में इस साइड से नहीं जाएगा, अगले महीने मतलब सितंबर, तो सितंबर में जो अंडा जाएगा वो इस साइड से जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो हर एक साइड से हर महीने अलग अलग साइड से अंडे जाते हैं,
जिसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग, अंडे का उत्सर्जन। तो 1 महीना इस साइड से और 1 महीना इस साइड से अंडे जाते हैं। सर ये अंडे जाते क्यों हैं उसको आगे समझेंगे, ठीक है। तो हर महीने एक साइड से क्या होता है, एक पुट्टिका से एक ही ओवरी में विकसित होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको जानना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मान के चलिए, देखो यहां से कि ये अंडा, अब ये अंडा किस रास्ते से जा रहा है भाई? अंडवाहिनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के तहत मान के चलो ये वाला अंडा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं डायग्राम में। ये वाला अंडा ये इस प्रकार से कहां जा रहा है? आगे बढ़ रहा है। आगे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वो उसी महीने अगस्त तक की बात है। सितंबर में इस साइड से आगे बढ़ेगा, ठीक है, समझ आया। सितंबर में इस साइड से आगे बढ़ेगा, अगस्त में इस साइड से आगे बढ़ेगा। इसकी जो लेयर होती है वो कार्पस ल्यूटियम की बनी होती है। कई बार पूछ देते हैं कि इसकी जो परत होती है, तो इसकी परत किसकी बनी होती है? अरे यार, कॉर्पस ल्यूटियम किसकी बनी होती है? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो अंडे की परत, हाँ, अंडे की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है? अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो अंडे की परत किससे बनी होती है? कॉर्पस ल्यूटियम। गुड आफ्टरनून भाई। हो गया इतनी बातें। चलिए आगे देखते हैं। इसी अंडाशय में, है ना, जो हम अंडाशय पढ़ रहे फिलहाल अभी, इसी अंडाशय में 2 स्पेशल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। तो कई बार पूछा गया कि फीमेल हार्मोन्स का नाम बताइए, या इनमें से कौन सा फीमेल हार्मोन्स है। तो एक है क्या? प्रोजेस्टेरोन और एक है क्या? एस्ट्रोजन। चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या है, ठीक है। इसको मैं यहां ले लेता हूं, प्रोजेस्टेरोन और एक क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। पूरा लिख लो भैया, हार्मोन्स है। क्या है ये? हार्मोन्स। कहां से निकल रहा है? क्या पढ़ रहे हो? अंडाशय, ओवरी। क्या पढ़ रहे हो? ओवरी। तो ठीक है, तो रिलीज कहां से होता है? ये दोनों ओवरी से। कहां से रिलीज होता है? ओवरी से। तो अंडाशय से जो 2 हार्मोन्स निकलता है वो कौन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन और क्या? एस्ट्रोजन। एक्चुअल में प्रोजेस्टेरोन और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है इनको फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में यौवन अवस्था में, है ना, यौवन अवस्था में जो फीमेल के स्तनों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जो यौवन अवस्था चलता है तो जो फीमेल होते हैं उनमें जो स्तन है, तो स्तन का विकास करने के लिए किसका हार्मोन्स है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मेल भी एक स्तनधारी है और फीमेल भी एक स्तनधारी प्राणी है, लेकिन मेल के स्तनों का विकास नहीं हो पाता, फीमेल के स्तनों का विकास हो जाता है। तो फीमेल के स्तनों के विकास के पीछे कारण किसका है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो क्या मेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा। दैट्स क्लियर। दूसरी बात, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स एक सेक्सुअल हार्मोन्स है। कैसा हार्मोन्स है? सेक्सुअल हार्मोन्स है। और ये क्या करता है? आगे चल के ये भी स्तन के विकास में जिम्मेदार होते हैं। तो कौन जिम्मेदार होते हैं? प्रोजेस्टेरोन। कौन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो स्तन के विकास के लिए दोनों जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। लेकिन कंडीशन क्या है कि यौवन अवस्था में कौन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरोन, है ना। और फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स बोलेगा तो एस्ट्रोजन। स्तन के विकास में बाद में मदद कौन करता है? एस्ट्रोजन। और फीमेल के जो स्तन में जो लोब्यूल्स पाए जाते हैं उसके विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। कौन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो हार्मोन्स होते हैं कि करते क्या हैं, तो सबसे पहले जो कांख में बाल आते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। प्यूबिक हेयर, जनन अंग में जो बाल आते हैं उनके लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, प्यूबिक हेयर और, लिखते चलो, प्यूबिक हेयर, ठीक है। प्यूबिक हेयर के ग्रोथ में मतलब जननांगों में बाल आना, हिंदी में लिखना है, जननांगों में जो बाल आता है वो इन्हीं की वजह से मतलब प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। कांख में बाल आना, कांख में बाल आना या जननांगों में बाल आना कौन जिम्मेदार है? ये लड़कियों की आवाज़ जो पतली होती है, ठीक है, उसके लिए भी ये हार्मोन्स जिम्मेदार है, ठीक है। तो लिखना है फीमेल्स, दोनों हार्मोन्स का जिम्मेदार है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ एस्ट्रोजन का, किसका? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का हार्मोन्स है फीमेल आवाज में पतला, आवाज में पतला, ठीक है। तो ये इनके मेन रीजंस हैं। जनरली अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों ऑप्शन में है तो आप जाएंगे एस्ट्रोजन की तरफ। किसके साइड जाएंगे? एस्ट्रोजन, याद रखना है। तो अगर स्तन का विकास के लिए कौन जिम्मेदार है बोलेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन। बाकी जितनी भी चीजें हैं उस सब में आपको कहाँ जाना है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो याद रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन्स ही एक सेक्सुअल हार्मोन्स है और जिसके कारण से सभी चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्यूबिक हेयर में ग्रोथ हो या कांख में बाल आना हो या फीमेल की आवाज़ में जो पतले होते हैं एक समय के बाद, वो सब एस्ट्रोजन हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण से होता है। एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन्स। क्या नाम है? रिलैक्सिन हार्मोन्स। इस सब का विकास, हार्मोन्स का रिलीज कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? ओवरी। किससे हो रहा है? ओवरी, ठीक है। अब ये क्या करता है सर? रिलैक्सिन हार्मोन्स। जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है ये प्रसव के समय सहायक है। प्रसव के समय कैसे सहायक है? जैसे कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो जो ल्यूब्रिकेंट है चारों तरफ, जो स्मूथनेस वजाइना में जो फैलाने का काम है वो कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स करता है। तो पूछेगा कि प्रसव के समय कौन से हार्मोन सहायक होता है? तो प्रसव के समय कौन सा हार्मोन सहायक होता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स। क्या ये मेल में पाया जाएगा क्या? नहीं। तो ये तीनों के तीनों मेल में नहीं पाए जाएंगे, केवल और केवल फीमेल हार्मोन्स है। क्या लिखा है? रिलैक्सिन। क्या लिखा है? रिलैक्सिन, जो कि प्रसव में सहायक है। कई बार जब आपने सुना भी होगा कि जो बच्चा पैदा होता है कभी कभी उल्टा पैदा होता है, तो सुने हो? ठीक है। कंडीशन ऐसा होता है, कई बार होता है जब चेकिंग के लिए जाया जाता है तो रिलैक्सिन की डोज आती है, इंजेक्शन, ठीक है। हर चीज़ का इंजेक्शन आता है, वैसे ही रिलैक्सिन का भी हार्मोन आता है। तो कई बार क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स डाला जाता है ना। कई बार इसके डॉक्टर लोग कई बार इसका विपरीत प्रभाव भी डाल देते हैं। आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, सेफेलोकॉडल, याद आ रहा है? ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शिरोदपदोन्मुखी। मतलब बच्चे का विकास कैसे होगा? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में है, बच्चे का विकास कैसे होगा? सिर से पैर। तो पहले सिर बाहर होगा, उसके बाद पैर बाहर होगा। किसमें? है ना, सेफेलोकॉडल की स्थिति में। एक्चुअली जब किसी बच्चे का पैदा होता रहता है तो अब उन डॉक्टरों को तो पहले से पता होता है ना। आजकल सोनोग्राफी है, पता चल गया। क्या होता है, उन लोग थोड़ा दिमाग लगा देते हैं। दिमाग इन द सेंस एक्स्ट्रा दिमाग, इंजेक्शन लगाते हैं। किसका? रिलैक्सिन हार्मोन्स का। अब कोई बच्चा नॉर्मल भी है ना, जो सही से हो रहा है, अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स डोज करेंगे तो ये बच्चा क्या होगा? पलट जाएगा। नॉर्मल बच्चे की बात करूं जो सीधा साथ होने वाला है, रिलैक्सिन हार्मोन्स भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मतलब जो सीधा हो रहा था वो क्या हो जाएगा? उल्टा। हालांकि इसका उपयोग कब करना चाहिए? अगर पैर से सिर की ओर है तब करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर लोग पैसा कमाने के चक्कर में, ठीक है, उनको तो पता है ना कुछ नहीं करना है, इंजेक्शन लगाना है। किसका? रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो उन लोग क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं। सबके सब ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। फिर कमेंट आएगा ऐसा नहीं करते सर वैसा, तो सबके सब नहीं करते, कई लोग करते हैं, ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज करेंगे तो उसमें जो सिर से पैर की ओर जो बच्चा होना चाहिए, ठीक है, सिर से पैर की ओर जो बच्चा होना चाहिए, अब ये रोटेट हो जाएगा। और रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स देके। अब फिर बोलेंगे उन्हीं लोग कि नहीं ऑपरेशन से बच्चा होगा। क्या करेंगे? ऑपरेशन से बच्चा। तो अब क्या करेंगे? सोचो 2 मिनट के लिए।
फिर से उसको रिलैक्सिन हार्मोन देंगे, यही ना। तो फिर से रिलैक्सिन हार्मोन देंगे, क्या होगा, तो जो बच्चा उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था, अब फिर वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो पहले बच्चा ठीक था, लेकिन दिया क्या उन्होंने, रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो फिर रिलैक्सिन हार्मोन्स दिया तो क्या हो गया, उल्टा, जो कि सीधा है, ठीक है। अब फिर उसको रिलैक्सिन हार्मोन्स दिया तो क्या हो गया, फिर सीधा हो गया। तो इस कंडीशन पे काम आता है, इस कंडीशन पे काम आता है। तो उसको एक कंडीशन पे ऐसा है कि सही करने के लिए यूज होना चाहिए ना, कि अगर किसी का उल्टा है तब उसको रिलैक्सिन हार्मोन्स दो, या बच्चे अच्छे से बाहर आए तब उसके में प्राकृतिक है रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, उनको पता है ना, उनको पता है कि हम कर लेंगे, ठीक है। डॉक्टर लोगों को पता है कि कुछ होगा तो हम बैलेंस कर लेंगे करके। तो साइड इफेक्ट है, लेकिन अब क्या करोगे, डॉक्टर लोगों की लापरवाही, ठीक है, उनको तो सब पता है। चलिए, तो ये क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। एक और हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन। क्या? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है। और एक और लिख लो, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए इनको समझते हैं, ठीक है, कि ये प्रोलैक्सिन हार्मोन्स क्या है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या है। एक्चुअली जो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं, है ना, नाम से ये लैक्टिन हार्मोन्स, लैक्टिक एसिड सुने हो, कहाँ पाया जाता है, दूध में। तो दूध के स्त्रावण के लिए ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उत्तरदायी है। किसके स्त्रावण के लिए? दूध स्त्रावण, ठीक है। तो दूध स्त्रावण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, तो इसको भी एस्ट्रोजन बूस्टअप करता है, प्रोजेस्ट्रॉन बूस्टअप करता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन के थ्रू ही प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बनेगा और क्या करेगा, दूध के स्त्रावण, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकता, है ना, उसके लिए स्पेशल कंडीशन है दूध बाहर करने के लिए। तो वो किसके थ्रू, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो ये स्पेशल कंडीशन पे। एक क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, जब अपनी मम्मी के दूध का सेवन करते हैं तो वो क्या करते हैं, मुंह के थ्रू चारों तरफ की कोशिकाओं क्योंकि शरीर तो कोशिकाओं से मिलकर बना है, और वो जो कायिक कोशिका है, क्या है, कायिक कोशिका है, तो वो क्या करेगा, जब वो मुंह से, जो हम लोग देखा ना, क्या देखिए, हमने देखा कि लोब्यूल्स, क्या देखा, लोब्यूल्स। तो जब लोब्यूल्स को वो बच्चा मुंह में डालता है तो उसके चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती है। क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो जब वो सिकुड़ता है, जो लोब्यूल्स के आसपास जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ता है, तो जिसके माध्यम से जो दूध है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। दूध क्या होता है, बाहर निकलता है। तो लिखेंगे लोब्यूल्स के आसपास कोशिकाएं, लोब्यूल्स के आसपास कोशिकाएं सिकुड़ने के कारण दूध बच्चे के मुंह में आसानी से आ जाता है। तो जिसके लिए कौन सा हार्मोन्स सहायता देता है भाई बच्चों का? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। कई बार ये ओवरी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अंडाशय होता है, इसमें समस्या हो जाती है ना। समस्या अलग अलग तरीके से होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीओडी। क्या बोलते हैं? पीसीओडी, प्रॉब्लम। पीसीओडी, ठीक है। क्या है भाई ये पीसीओडी? ठीक है, कई जगह आपको पीसीओएस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पीसीओएस, पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन डिसीज। क्या है भाई? पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन डिसीज। लिख लो भाई, ओवेरियन डिसीज, या डिसीज की जगह में आप लोग सिंड्रोम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिंड्रोम, ठीक है। ये अगर ऐसे भी बोल देते पीसीओएस, है ना, तो एस का मतलब क्या? सिंड्रोम, और डी का मतलब क्या? डिसीज। एक ही, जब कोई बीमारी बड़ा रूप होता है उसको लोग सिंड्रोम बोल देते हैं। जैसे एड्स हम बोलते हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, तो पीसीओडी की समस्या, पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन डिसीज, क्या है? ये फीमेल की एक डिसीज है,
मेल में नहीं पाई जाती, किसमें पाई जाती है? फीमेल में। ये होता क्या है, तो ये ना ओवरी में गांठ बना देता है। क्या बना देता है? ओवरी में गांठ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या? ओवरी में गांठ। अब ओवरी में गांठ बनेगा, सिस्ट बनेगा, तो फिर अच्छे से अंडोत्सर्जन कैसे होगा? अंडे कैसे बनेंगे? और अंडे ही नहीं बन रहे हैं, हार्मोन्स ही रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये समस्या कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ देखने को मिलता है। जो इसके सिम्टम्स हैं, जिसको हम लोग सिम्टम्स बोलेंगे, तो सिम्टम्स में क्या देखेगा? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट जिसको एमसी बोल देते हैं पीरियड्स टाइम में। तो ये जो एमसी जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये इसमें गड़बड़ी, ठीक है, इसमें गड़बड़ होगा। फिर मतलब जो साइकिल है जो 28 दिन का होना चाहिए, वो कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, तो ये दिक्कत आ सकता है पीसीओडी की समस्या में, है ना। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या? पहला क्या था? गांठ। दूसरा क्या? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें क्या हो जाएगा? गड़बड़ी। तीसरा ये देखने को मिलता है कि जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में दाढ़ी आ जाता है। फीमेल क्या में क्या जाता है? दाढ़ी। जनरली नहीं आता, मेल में आता है दाढ़ी और मूछ, लेकिन वो किस में देखने को मिलता है? फीमेल में देखने को मिलता है। तो ये समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, होता क्यों है? इसके बहुत सारे, अच्छा, होता क्यों? कारण, इसके बहुत सारे कारण हैं। देखो, आजकल थोड़ा सा जो खान पान है, सबसे बड़ा कारण तो ये। दूसरा है वातावरण। ठीक है, आप जैसे माहौल में रह रहे हैं ना, तो उस माहौल की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट आपका खान पान। अगर आप सही से खाएंगे नहीं, बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो फिर वो काम कैसे करेगा? ठीक है, अगर मान के चलो आपको सर्दी हो गया, फॉर एग्जांपल सर्दी को मैं समझाता हूँ, तो सर्दी क्यों हुआ? या तो आपने वातावरण को अडॉप्ट नहीं किया, मौसम चेंज बोलते हैं ना, मौसम चेंज हुआ इसलिए सर्दी हो गया। दूसरा क्या होगा? आपके खाने और पीने में लापरवाही हुआ होगा, या तो वायु से हुआ होगा, किसी के संपर्क में आओगे। तो वैसे ही अगर आपके खान पान, आपके वातावरण में कुछ इधर उधर है, तो आपके बॉडी उसको क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। तो दो ही इंपॉर्टेंट चीज़, खान पान और दूसरा क्या? वातावरण। ठीक है, तो अगर आपके बॉडी वातावरण को नहीं, हालांकि इसके लिए इलाज है, ट्रीटमेंट है पीसीओडी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं वाला बात ही नहीं है कि पीसीओडी की समस्या के लिए इलाज है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो दूसरा नंबर के बारे में समझते हैं। दूसरा नंबर कहने का मतलब क्या है भाई? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो हमने ओवरी के बारे में डिटेल चर्चा किया। ठीक है, ओवरी का काम आपको जानना है कि ओवरी का 3 काम है। एक, हार्मोन्स बनाना, दूसरा अंडे का निर्माण करना, और तीसरा एक संतुलन प्रदान करना शरीर को। ठीक है, और चौथा वहीं से ही बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कुछ बीमारियों से बचाना भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाई दूसरे नंबर का, और दूसरा नंबर का हमारा क्या था? फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो हेडिंग डालेंगे सेकंड नंबर का। फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। चलिए, इधर समझ आ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे? कमेंट करेंगे भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस मुंडी हिला रहे हो? यस तो यस, नो तो नो। ठीक है, चलिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब है क्या चीज़। तो हमने देखा कि यहाँ पे छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनकी भी जो संख्या है ना, अब यहाँ से जाके कटेगा। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी है? 2। तो अगर पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी है, तो ये भी एक जोड़ी होता है। कितने होते हैं? एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब। एक जोड़ी क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब। तो एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब रहते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसकी लंबाई पूछा गया है कि उस नली की, उस ट्यूब की लंबाई कितनी है। तो लंबाई याद रखना है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितने? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। जनरली इसके पार्ट के बारे में हमको समझना कि करता क्या है ना। तो इसके जो पार्ट हैं उसको देखते हैं। पार्ट मतलब हिस्सा। पार्ट मतलब हिस्सा। इसके हिस्से को समझते हैं, इसके भाग को समझते हैं। एक होता है पहला कीपक। क्या होता है? कीपक। ठीक है, क्या होता है? कीपक।
इनफंडीबुलम बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जानवर को क्या, कीपक, इनफंडीबुलम। एक होता है एम्फला, इंग्लिश में भी एम्फला ही बोलते हैं, एम्फला, क्या, एम्फला, ठीक है। एक क्या, कीपक, दूसरा क्या, एम्फला। तीसरा होता है संकीर्ण पथ, पथ मतलब रास्ता, तो एक हो गया क्या, संकीर्ण पथ। तो तीन चीजें हैं, एक है इनफंडीबुलम, एक है एम्फला, और तीसरा है इस्थमस, जिसको बोलते हैं संकीर्ण पथ। एक्चुअल में करता क्या है ये हमको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसके वर्किंग फंक्शंस क्या हैं सर। ध्यान से देखेंगे तब समझ आएगा। एक्चुअली ये जो कीपक है, ये कीपक किसका पार्ट है मैं बोल रहा हूं, फैलोपियन ट्यूब की। किसके पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब। ध्यान से इधर देखेंगे, जब यहां से कोई अंडा किसी महीने निकलेगा, ठीक है, यहां से कोई भी एक अंडा किसी महीने निकलेगा तो उसको पकड़ने का काम कौन करेगा, ये कीपक करेगा। भाई ले जाना तो ऊपर है ना, यहाँ पे थोड़ी होगा जो भी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे अंडे को पकड़ने का काम कौन करेगा, कीपक करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अंडाशय से, ओवरी में बहुत सारे अंडा है, यहाँ से एक अंडा निकला अंडों से, तो इसको पकड़ने का काम कौन करेगा, कीपक। तो कीपक का कार्य समझ आ गया कि करता क्या है, अंडे को पकड़ने का कार्य करता है। दैट्स क्लियर, किसकी काम है ये, कीपक का। अब जो अंडा उन्होंने पकड़ा है उसको ले जाएगा कहाँ पे, उस रास्ते पे, कहाँ ले जाएगा, रास्ते पे। इसको बोलते हैं बेटा निषेचन स्थल। जो एम्फला है ना, एम्फला में लिखना निषेचन स्थल, निषेचन स्थल। अब ये क्या है सर, निषेचन, और ये क्या है, स्थल। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि निषेचन क्या है, ठीक है, निषेचन क्या है। तो थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन की ओर तरफ मैं बढ़ता हूँ, निषेचन को थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। निषेचन देखो, ध्यानपूर्वक समझना है, समझने वाला चीज़ है। एक है आपका फीमेल, एक साइड क्या है, मेल। हमने पढ़ा है कि फीमेल से क्या निकलता है, अंडाणु। कहाँ से निकलता है, अंडाशय से, ओवरी से। कहाँ से निकलता है, अंडाशय ओवरी से। मेल से निकलता है शुक्राणु। क्या निकलता है, शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अंडाणु, ये क्या है, शुक्राणु। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो फीमेल में जो अंडाणु होता है, अब एक ठो तो नहीं होता है, मेल में जो शुक्राणु होता है ये भी एक ठो नहीं होता है। जब ये इंडिविजुअल अलग अलग होता है, शुक्राणु एक और क्या, अंडाणु एक, ठीक है। तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं इसको बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। हिंदी में बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। तो याद रखना, जब ये अलग अलग होंगे तो क्या बोलेंगे इसको, गैमेट्स। हिंदी में युग्मक, यहाँ भी लिख देता हूँ, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, युग्मक, गैमेट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फीमेल में क्या, अंडाणु, मेल में क्या, स्पर्म। अब ध्यान से देखो, अब ये जब दोनों मिल जाएंगे साथ में, दोनों मिलेंगे मतलब अंडाणु भी आ गया और क्या, शुक्राणु भी आ गया, दोनों क्या मिल गए। ये दोनों जब मिलेंगे तो अब ये गैमेट नहीं रहेंगे, इन्होंने कर लिया क्या, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। क्या कर लिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। इसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट, जिसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था, वो गैमेट, युग्मक। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, वो युग्मनज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है, अलग अलग चीजें समझ आ रही है कि दोनों अलग अलग है, स्पर्म अलग है, ओवम अलग अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, युग्मन, युग्मक। क्या बोलेंगे, युग्मक, गैमेट्स। और दोनों मिल गए फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको क्या बोलेंगे, युग्मनज। यही युग्मनज आगे धीरे धीरे बढ़ेगा किसमें, भ्रूण में। किसमें बढ़ेगा, भ्रूण में। और वही भ्रूण क्या बनेगा, बच्चा। क्या बनेगा, बच्चा। तो एकदम सिंपल सी बात है, युग्मक क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज क्या बनता है, भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण। और यही भ्रूण क्या बनेगा भाई, बच्चा। दैट्स क्लियर। किसके थ्रू, फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, प्रजनन होना जरूरी है।
यहाँ पे प्रजनन नहीं हुआ है, जिनके पास शुक्राणु है युग्मक, जिनके पास शुक्राणु अलग अलग मतलब वो है ना। अब ये फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बना, इनके थ्रू फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी और ये अंडाणु और क्या होगा, शुक्राणु बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मनज। यही युग्मनज बड़ा होगा है ना, सेक्स के बाद तो क्या कहलाएगा ये, भ्रूण, और भ्रूण के बाद ये बच्चा क्या थोड़ा बड़ा हो जाए क्या कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा। चलो वापस आते हैं अपने क्लास में, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे निषेचन पथ के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे, निषेचन पथ, कि भाई निषेचन पथ हम किसको बोलेंगे। तो ये वाला जो स्थल है, जो फैलोपियन ट्यूब है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, निषेचन स्थल। तो निषेचन स्थल कहाँ पे होता है, एम्फला। कहाँ पे होता है, एम्फला। तो निषेचन किसको बोलते हैं, समझ आ गया, जहां पे गैमेट मिलते हैं, जहां पे गैमेट मिलते हैं उसी को बोलेंगे ना। गैमेट मतलब जहां पे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, सिंपल सी बात। तो जहां पे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उस स्थल को बोलते हैं क्या, निषेचन स्थल। और उसको नाम क्या दिया गया है, एम्फला। क्या दिया है, एम्फला। वो किसके अंतर्गत आता है, फैलोपियन ट्यूब। किसके अंतर्गत आता है, फैलोपियन ट्यूब। कई बार क्या होता है, यहीं गर्भाशय ठहर जाता है। होना चाहिए गर्भाशय में, है ना, होना कहाँ चाहिए, गर्भाशय में। ठीक है, मिला है यहाँ पे, ठीक है, खुशी खुशी मिल गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये भाई आना इधर चाहिए ना, मिलने के बाद कहाँ पे, गर्भाशय में, क्योंकि बच्चा वहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे भ्रूण नहीं बनेगा, वहाँ सिर्फ मिलेगा। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा बनता है कि यहीं पे बच्चा बढ़ने लगता है, फिर माँ की जान चली जाती है, क्योंकि फिर फैलोपियन ट्यूब को काटना पड़ेगा। बच्चा तो जाएगा ही, ठीक है, लेकिन कभी कभी मम्मियों की भी जान चली जाती है। तो ये ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। किस स्थल पे अगर बच्चा, यहाँ पे अगर गर्भ ठहर गया, अगर यहीं पे मतलब दोनों अगर भ्रूण मतलब ना भ्रूण बनना स्टार्ट हो गया तो समस्या है। भ्रूण बनने का कहाँ पे, गर्भाशय में। और गर्भाशय भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तीसरा नंबर का है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा नंबर का। दूसरा मतलब अंडवाहिनी। तो कभी कभी यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बहुत सारे ऑपरेशन दुनिया भर का इधर उधर, तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गया। तीसरा आपने क्या लिखा है, संकीर्ण पथ, यही है ना। तो संकीर्ण पथ मतलब ये वाला रास्ता क्या कहलाएगा, अरे संकीर्ण पथ क्या कहलाएगा, संकीर्ण पथ। ये रास्ता कोई क्या बोलेंगे, संकीर्ण पथ बोलेंगे, ठीक है, संकीर्ण पथ। और उसी में से कहीं क्या होगा, निषेचन स्थल होगा। जहाँ पे निषेचन होगा उसको निषेचन स्थल, वो फिक्स नहीं है कि यहीं पे होगा, वो मिलेगा उस स्थल को क्या बोलेंगे, निषेचन स्थल। उसको नाम क्या दिए भाई, एम्फला। नाम क्या दिए हैं, एम्फला। चलिए, इतनी बातें क्या क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी में होना चाहिए बच्चा। बच्चेदानी मतलब वही गर्भाशय के आसपास। और बच्चेदानी में ना होकर उसका ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, बोल रहा हूँ फैलोपियन ट्यूब में। तो बच्चेदानी में ग्रोथ ना होकर वो चीज़ें फैलोपियन ट्यूब में होगा। ऐसे कंडीशंस को बोला जाता है आपका, ऐसे कंडीशंस को बोला जाता है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लिखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बच्चा नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे युग्मनज। युग्मनज का विकास बच्चेदानी में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चेदानी पे ना होकर कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी में हो रहा है। ऐसे कंडीशंस को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए, दैट्स क्लियर। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे, क्या बच्चेदानी में ना होकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो आगे देखते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का है क्या चीज़ भाई, यूट्रस। क्या है, यूट्रस। क्या बॉटल चाहिए, अच्छा, यूट्रस। क्या, यूट्रस। हिंदी में क्या बोलते हैं,
गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय। चलिए, इसकी आकृति जो होती है वो पियर शेप होती है। शेप पूछ दिया गया कई बार, शेप मतलब आकृति, तो कैसी होती है बोल रहा हूँ, पियर शेप। हिंदी में बोलते हैं नाशपत्ती, नाशपत्ती देखियो ना, नाशपत्ती के आकार का, ठीक है। कैसी होती है, नाशपत्ती के आकार का। इसकी वेट जो होती है वो होती है 40 ग्राम। कितनी होती है, 40 ग्राम। तो गर्भाशय का वजन कितना, 40 ग्राम। शेप कैसा, नाशपत्ती। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, ठीक है। चलिए कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं भाई, इसको समझते हैं, ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है फंडस, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है, फंडस। दूसरा इसके बॉडी, दूसरा क्या है इसके बॉडी। और तीसरा जो इसके पार्ट है वो है सर्वाइक्स, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। तो गर्भाशय के कितने प्रकार, 3, फंडस, बॉडी और सर्वाइक्स। आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन ये जान लो कि कभी कभी गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर की समस्या बढ़ रही है। किसकी समस्या बढ़ रही है, कैंसर की समस्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर की समस्या बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में एक योजना चलता है, पता है, महतारी दाई दीदी क्लिनिक योजना, सुने हो कोई? दाई दीदी क्लिनिक नहीं जानते, नहीं जानते, तुम लोग भी नहीं जानते, कोई क्यों नहीं जानते? देखो, दाई दीदी क्लिनिक योजना ये है कि एक गाड़ी वाहन रहेगा, ठीक है, और उस वाहन में पूरी सुविधाएं दी जाएगी, है ना। जो डॉक्टर हैं, है ना, फीमेल जो डॉक्टर रहेंगे उन लोग जाएंगे, ठीक है, और वो फीमेल से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनको पहचानेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। भारत सरकार फ्री में इसके लिए वैक्सीन भी लगा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो भारत सरकार क्या कर रही है, फ्री में वैक्सीन भी लगा रही है। सुने हैं बोल रहे हैं, ठीक है, इधर सुने हैं, ठीक है, प्रिया पटेल, प्रतिमा। चलिए, तो कल की क्लास में फिर आगे का समझेंगे, ठीक है। टाइम ओवर हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए, तो कल के क्लास में आगे के बारे में पढ़ेंगे। आगे के बारे में मतलब पहले गर्भाशय के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद 2 पार्ट और बचे हैं, फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।